मुश्किलों को रौंदना, मुश्किलों को रौंदना, आओ अपना अंदाज कर लें, कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर लें। गिरना गिरना, उठना और शिखर को छूना, घर घर का अंदाज कर लें, कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 18 सितंबर 2021 को टीजीटी हिंदी का पेपर होने वाला है दोस्तों। तो टीजीटी हिंदी के अंतिम 10 दिन रह गए हैं। इस 10 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इस पर विशेष आधारित ये वीडियो है। हम इस 10 दिन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, लास्ट मोमेंट में पूरे साल अच्छी मेहनत करते हैं, 10 दिन में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों, मैं पिछले 10 वर्ष से टीजीटी हिंदी के रूप में डीएसएसबी में चयनित होकर के काम कर रहा हूं टीजीटी हिंदी पद पर, और मैंने बहुत से अपने स्कूल के ही गेस्ट टीचर्स को देखा कि बहुत छोटी छोटी गलतियां वो कर बैठते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो इलाहाबाद हिंदी विभाग के प्रोफेसर मुश्ताक अली सर यही कहते थे कि एग्ज़ाम क्रैक करना एक कला है, आर्ट है, परीक्षा में अधिक मार्क्स लाना एक कला है और ऐसे मेहनत करना अलग की बात है। तो हमें छोटी छोटी उन गलतियों पर ध्यान देना है जहां से हमारा एग्जाम रुकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको हम कर बैठते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ये 18 सितंबर आपका भविष्य निर्धारित कर देगा दोस्तों, आपके परिवार का भविष्य निर्धारित कर देगा। आपको समाज में सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़बरदस्त सुधरेगी और उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर एक चार चांद लगेंगे। तो आज हम लोग इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे कि टीजीटी 18 सितंबर का जो पेपर होने वाला है उसमें हम कितने मार्क्स लाएं, सेफ स्कोर कितना हो, हमारा माइंड सेट कितना बने, कि हर चीज़ माइंड सेट का, जब आपका माइंड ही बना लेगा, माइंड सेट ही बना लिया कि हम 6 फीट जंप नहीं कर पाएंगे तो आप 100% नहीं कर पाओगे। लेकिन माइंड सेट आपने बना रखा कि मैं 6 फीट जंप कर जाऊंगा, तो आपका माइंड सेट वैसे बन जाएगा। तो हम कितना सेफ स्कोर का माइंड सेट बनाएं जहां से हमारा सिलेक्शन सुरक्षित हो, चयनित हो सके। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि पार्ट 1 के लिए क्या रणनीति हो। पार्ट 1 हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट 1 सब के लिए एक समस्या का विषय रहता है, विशेषकर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट में के बच्चों के लिए दिक्कत का रहता है। उसके लिए हम अंतिम 10 दिन में क्या करें और इस पार्ट में कितने स्कोर हम लोग सुरक्षित मानेंगे। पार्ट 2 जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से चर्चित सेक्टर है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 10 दिन के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ यदि हमारी गड़बड़ नहीं हुई, ये यदि हम किए तो हमारा जो टारगेट है सिलेक्शन का, चयन का, वो अवश्य पूरा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण हम लास्ट में चर्चा करेंगे वो ये है दोस्तों कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, पेपर्स के दौरान क्या नहीं करना है, इस 10 दिन के दौरान क्या नहीं करना है। इस सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं उसकी पिछली कट ऑफ क्या थी और इसमें हमारा सुरक्षित मार्क्स क्या रहेगा, उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट जो आपका होगा वो 100 नंबर के आएंगे, 100 नंबर का मार्क्स रहेगा फर्स्ट पार्ट में। और ये फर्स्ट पार्ट सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। डीएसएसबी में चूँकि यूपी वगैरह में यदि एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ इसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन यहाँ दिल्ली में यदि आप चयन चाहते हो तो फर्स्ट पार्ट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, आपका 20 नंबर की मैथ आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी और 20 अंक की इंग्लिश रहेगी और 20 अंक की हिंदी और 20 अंक की जीके आएगी। अब मैथ
में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैथ हम कैसे हल कर सकें। मैथ में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें इस 10 दिन में हमें कवर करना ही चाहिए। तो लाभ और हानि से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लाभ हानि से जरूर 1-2 क्वेश्चन आएंगे। प्रतिशतता से भी प्रश्न आएंगे, प्रतिशतता से क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और कार्य समय, चाल समय, इस टॉपिक को भी तैयार करके जाएंगे। चाल समय ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें बहुत पूछा जाता है प्रश्न। और DID डाटा इंटरप्रिटेशन से आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे मैथ में तो बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, कम से कम इतने ये टॉपिक्स लाभ हानि, प्रतिशतता, कार्य समय, चाल समय, इनको जरूर क्लियर करके जाएंगे। रीजनिंग में जो मुख्यतः जो टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आएंगे, एक तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे ए है, ABCDEFGH, A से Z तक A को 1 मान लिया जाए, B को 2 मान लिया जाए, तो A का कोड हो गए 1, B का कोड हो गया 2। तो किसी भी चीज़ का कोई भी कोड किया जा सकता है और उस कोड को वापस मूल रूप में लाया जा सकता है। तो कोडिंग पर आधारित प्रश्न आपके आएंगे। इनइक्वलिटीज का मतलब ये होता है असमानता। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें क्या असमान है, 3 किसी एक विशेष गुण के कारण आपस में जुड़े रहेंगे और जो है एक कोई जो है क्या कहते हैं उनसे भिन्न होगा, उसको भिन्न को आपको छांटना है, डिफरेंट को आपको छांटना है। डायरेक्शन का मतलब दिशा पर आधारित प्रश्न है। राम अपने घर से चला, फिर दाएं मुड़ा, बाएं से फिर दाएं मुड़ा, फिर लास्ट में उसका मुंह किस दिशा की ओर है, उसके घर से किस दिशा की ओर है। तो ऐसे डायरेक्शन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन का तात्पर्य होता है रक्त संबंध पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि राम कहता है कि यह औरत मेरी सास की एकमात्र बेटी है, तो उस औरत और राम के बीच क्या संबंध है। ऐसे प्रश्न ब्लड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि 4 पुस्तक एक दूसरे पर ऊपर रखी, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब इन पे कुछ दशाएं दे दिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि पहले सबसे ऊपर बुक कौन से, सबसे नीचे बुक कौन है। 4 धावक या 6 गाड़ियां चल रही हैं, उनको आगे पीछे कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा सबसे आगे कौन सा दौड़ रही, सबसे पीछे कौन दौड़ रही, सबसे बीच में कौन है। तो इस तरह के आधारित क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। और पजल्स कुछ कंडीशन दे दिया जाता है, उसके आधार पर शेष कंडीशन हमको निकालना होता है उनके आपसी रिलेशन के आधार पर। तो पजल्स में जो है क्या कहते हैं आधारित क्वेश्चंस जरूर आते हैं रीजनिंग में। ये 20 क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश दोस्तों पैराग्राफ, इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान भरने के लिए आएगा, और एक सीक्वेंसिंग का आता है। फिल इन द ब्लैंक के बाद सीक्वेंस कर सकते हैं, मतलब वो सेंटेंस सीक्वेंसिंग का मतलब होता है सेंटेंस दिया रहेगा, उनके विभिन्न पार्ट आगे पीछे किए रहेंगे, उसको कहा जाएगा कि उन पार्टों को क्रमबद्ध करिए। तो ध्यान रखिए कि हिंदी में अलग होता है सिस्टम, पहले कर्ता कर्म, फिर क्रिया, फिर लास्ट में सहायक क्रिया होती है। लेकिन इंग्लिश में उल्टा होता है, पहले मान लीजिए कर्ता होगा, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर जाके कर्म, है ना। तो इंग्लिश में उसका ऑर्डर करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले क्रिया, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म बाद में रखते हैं, शेष बचे शब्दों को रख अनुवाद सदा हम करते हैं। तो इसमें जो सेंटेंस सीक्वेंसिंग के लिए जो प्रश्न आएंगे उनमें ध्यान आपको रखना है। आइडियम एंड फ्रेजेज, लोकोक्तियाँ और मुहावरे आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा, मतलब एक कथन के लिए एक शब्द बताना है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएंगे, तो इनको देख लेना है, जितने आपके अपने समय के अनुसार तैयार कर लेना है। और हिंदी में जो गद्यांश आएगी, शुद्ध वाक्य करना है,
कौन सी बर्तनी शुद्धिकरण के, और सामान्य व्याकरण से क्वेश्चंस आएंगे। और वाक्य कितने प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन पे आधारित संधि, समास और अलंकार, इन पर आधारित प्रश्न दोस्तों आएंगे। सामान्य व्याकरण पर आधारित और संधि, समास, अलंकार और वाक्य, ये 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और जीके पर आधारित क्वेश्चंस जो 20 नंबर के आएंगे, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, जनरल साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश और गुलाम वंश, मुगल वंश, और आधुनिक भारत पर आधारित, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति और गांधी युग पर आधारित प्रश्न रहेंगे। भारत भूगोल में भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंदर मतलब धरातल, उच्चावच, धरातल में नदी, पर्वत, पठार, झीलें, इन पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। भारत के भूगोल से आधारित जैसे उत्पादन पर आधारित, कृषि और उद्योग पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पर जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं, उसे मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार से प्रश्न आ सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से प्रश्न आ सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ स्थानीय सुशासन जैसे ग्राम पंचायत, इन पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान पर आधारित बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। सामान्य दैनिक जीवन में आपका विज्ञान कहाँ कहाँ भूमिका अदा कर रहा है, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। और करंट अफेयर, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार पार्ट 1 100 मार्क्स के रहेंगे और विभिन्न पार्ट 1 में भी 5 पार्ट होंगे, जिसमें 20-20 अंक के पार्ट होंगे। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट में जो सारा चयन की दिशा ही तय हो जाती है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना फर्स्ट पार्ट में, अधिक अंक स्कोर करें। हिंदी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के पास सबसे बड़ी समस्या आती है 2 चीज़ों में, एक तो मैथ में और दूसरा इंग्लिश में। मैथ और इंग्लिश में बहुत समस्या आती है। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मैथ पूरा स्किप कर देंगे, इंग्लिश पूरा स्किप कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, प्लीज़ आप ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के स्किप करेंगे, पढ़ेंगे हर इसके भी 20 क्वेश्चन, 20 के 20 मैथ के पढ़ना है। नहीं आ रहा तो स्किप करिए। इंग्लिश के भी क्वेश्चन सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी स्किप करिएगा। तो इसलिए बिना पढ़े आप जो है क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं मान लेना कि मुझे मैथ नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, पूरा स्किप करना है। अब ये होता है कि इस फर्स्ट पार्ट में हमारा कितना मार्क्स आ जाए जो अच्छी कंडीशन कहलाएगी। तो यदि आपने मैथ में गिरी कंडीशन में, यदि आप मैथ में 15-16 ला रहे हैं तो बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन है, उसमें कोई तो बात ही नहीं है। 16-17 ले आए, इसमें 16-17 ले आए और हिंदी में 16-17 ले आए। फर्स्ट पार्ट आप जो है क्या कहते हैं 17-51 नंबर, तीनों से हो जाए। इंग्लिश भी आपके कमज़ोर हो कोई दिक्कत नहीं, जीके भी कमज़ोर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली समस्या रहती है इन 2 पार्टों पर, विशेष समस्या रहती है। अब जिन लोगों का मैथ, रीजनिंग या और इंग्लिश कमज़ोर है, वो कहाँ से स्कोर कर सकते हैं? तो उनके लिए एक स्कोर करने का सबसे अच्छा रास्ता हिंदी में अधिकतर कर सकें। रीजनिंग इजी आती है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं है। यहाँ से आप स्कोर करेंगे हिंदी से और रीजनिंग से, और बाकी पार्टों में थोड़े थोड़े अंक यदि आपने एकत्रित कर लिए तो एक सम्मानजनक अच्छे अंक आप ला सकते हैं, जहाँ से आपका चयन तय हो सकता है। मैथ में 20 में 5 क्वेश्चन भी आप ले आए तो आपको अच्छा रहेगा। रीजनिंग में 14 से प्लस 14 ला सकते हैं, 15 ला सकते हैं। इंग्लिश में मान लीजिए आपकी कंडीशन अच्छी नहीं तो 5 प्लस ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं। और हिंदी में 17 से प्लस आपको मार्क्स तो लाने हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जीके में 10 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। इस प्रकार ये सब मिला दिए जाएं तो लगभग आपके 50 अंक हो जाते हैं। ये 50 अंक आपके लिए चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन यदि आप 60 नंबर ले आते हैं, 60 अंक ले आते हैं, तो आप सुपर कंडीशन में रहेंगे, अच्छे कंडीशन में रहेंगे। ध्यान ये रहे कि आप अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाने का प्रयास करें। दोस्तों पार्ट फर्स्ट ये रहा।
पार्ट फर्स्ट में जहां आप जितना भी अब 10 दिन में कर सकते हैं उतना करने का एफर्ट करना है। अब हम देखते हैं कि पार्ट सेकंड में कहां से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है, उनको भी आप जो है अच्छे से देख के जाना है। दोस्तों पार्ट सेकंड जो विषय का होता है, तो विषय पर आधारित जो 100 प्रश्न आएंगे, इस पर आधारित 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चंस वो इस प्रकार रहेंगे। व्याकरण पर आधारित 20-30 प्रश्न हो सकेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित 40-50 प्रश्न होंगे और शिक्षण अभिरुचि पर आधारित 10-10। यद्यपि डीएसएसबी को कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस पार्ट को ज़्यादा दे दे, किस पार्ट को कम देगा। अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, तो मॉर्निंग शिफ्ट में उसने व्याकरण के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए थे और साहित्य के इतिहास से कम कर दिए थे, और इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें व्याकरण के कम कर दिए, हिंदी साहित्य के इतिहास। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, और व्याकरण विशेष रूप से हिंदी व्याकरण में जो ये टॉपिक्स इसको विशेष क्लियर करके जाना है। संधि से पहले एक आधारित होता वर्ण विचार एक टॉपिक है। वर्ण विचार का मतलब होता है कि उच्चारण स्थान क्या है, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सब पर की जानकारी जो है वर्ण विचार पर होगी। संधि जरूर पूछी जाती है। संधि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संधि बहुत इम्पोर्टेंट है और समास भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलंकार भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रस, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी और शुद्ध वाक्य। तो इस प्रकार जो जनरल व्याकरण पर, सामान्य व्याकरण पर आधारित वो इस तरीके के जरूर आएंगे, इन्हें जरूर देख के जाना है। विशेषकर ये सारे टॉपिक अनोद अकेडमी में उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत शानदार टॉपिक हैं, उनको देख लेंगे एक बार तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इनको आप देख सकते हैं। इंड स्क्रीन में भी इनका 1-2 वीडियो लगा दिया जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास एक व्यापक अध्ययन का क्षेत्र है, और इसमें जो सामान्य ध्यान ये रखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत गहराई तक नहीं जानना है, बहुत नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा, नामकरण, उस पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं आदिकाल के अंतर्गत। भक्तिकाल पे प्रश्न आएंगे। भक्तिकाल से सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य पर आधारित प्रश्न आएंगे। रीतिकाल पर रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतिबद्ध कवियों से आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक काल पर, आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और विभिन्न गद्य विधाओं का विकास, विभिन्न गद्य विधाओं का विकास में उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, इन सभी विधाओं पर आधारित कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको जरूर पूछा जाता है। तो इसे आप तैयार करके जाएंगे। और जो तीसरा 10-10 नंबर के 2 पार्ट होंगे वो बाल मनोविज्ञान और शिक्षण तकनीक पर आधारित होंगे। तो जिनका फर्स्ट पेपर कमज़ोर है वो सेकंड पेपर पे ज़रूर फोकस करें। वो ये प्रयास करें कि 80+ मार्क्स सेकंड पेपर में ज़रूर आप ले आएँ, तो आपकी फर्स्ट पेपर की कमी पूरी हो जाएगी। दोस्तों अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें ज़रूर जानना है वो है कि हम इस 10 दिन में हमें क्या करना चाहिए। इस पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करना है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। अब आपको क्या करना है, क्या क्या काम करें, क्या आपको करना है, क्या करें, ध्यान देना है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रिवीजन। अब आपको रिवीजन अभ्यास कार्य पर ज़्यादा ध्यान देना है, जितना आप रिवीजन कर सकते हो। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत से शानदार वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हो।
और उनको समझ सकते हो। तो रिवीजन कार्य आप बहुत एंड स्क्रीन में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो आपको उपलब्ध करा दें। उनको 1-2 वीडियो जरूर देखिए। यदि आपको समझ में आए तो बाकी सारे वीडियोज को आप जरूर देख डालें। 4-6 घंटे में सारे वीडियोज आप देख डालेंगे और आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो जरूर देखें। रिवीजन पे आपको फोकस करना है, रिवीजन फोकस करना है। जितना भी अब आपका पढ़ा हुआ है अभी तक, उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना। जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेंगे। माइनस मार्किंग में सबसे प्लस पॉइंट यही होता है दोस्तों, यदि हमने पढ़ने की अपेक्षा रिवीजन पे फोकस किया तो हमको सफलता जरूर मिलती है। धैर्य बनाए रखें। धैर्य बनाए रखें अर्थात इस समय क्या होता है, अब प्रेशर होता है, दबाव होता है, तनाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। कभी धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत का सहारा लेना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अब कॉन्फिडेंस रखना कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ और ज़रूर आप करेंगे। तो यदि आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे तो आपके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और 20 मिनट का ध्यान चित्र जरूर बनाएं। ध्यान चित्र का मतलब ये होता है दोस्तों, आप आराम की स्थिति में आराम से बैठ जाइए, दोनों आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आपने 10वीं क्लास से लेकर अभी तक जितने टीचर से जो कुछ भी पढ़ा, 10वीं में जो आपने हिंदी पढ़ा उसका स्मरण करिए, अपने दोस्तों के साथ हिंदी 10वीं क्लास में पढ़ा उसको याद स्मरण करिए, उसका चित्र रिवाइज करिए अपने दिमाग में। 11वीं क्लास में जो आपने हिंदी पढ़ा उसको स्मरण करिए और 12वीं क्लास में जो आपने हिंदी पढ़ा उसका चित्र अपने मानस पटल पर बनाइए। ग्रेजुएशन में बीए में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी आपने हिंदी पढ़ा उसका मानस चित्र बनाइए। उस फर्स्ट ईयर में किस सर की अच्छी क्लास थी, कौन सी अच्छी क्लास थी, क्या उन्होंने पढ़ाया। सेकेंड ईयर में किस सर की अच्छी क्लास थी, किसने पढ़ाया। तो ये मानस चित्र आपका क्लियर करेगा, क्योंकि अब जो हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, समझाया गया, वो सर आज तक हमें क्यों याद रहते हैं, क्योंकि उनका हम मानस चित्र, उनका जो ध्यान चित्र है उसको बनाते हैं, इसलिए हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो इसलिए आपने जहाँ से भी पढ़ा हो हिंदी उसका ध्यान चित्र जरूर बनाएं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य है। अब यदि आपने इधर जो है पेपर से पहले बीमार हो गए तो आपका जितना भी मेहनत है उसका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप हेल्दी डाइट लें, अच्छा स्वास्थ्य लें, बहुत तला भुना भोजन नहीं खाना है और हल्का लेना है और सुपाच्य लेना है और पौष्टिक लेना है, ये ध्यान रखना है। और सकारात्मक बने रहें, निगेटिव सोच नहीं लेना। निगेटिव सोच का मतलब नकल से हो जाता है, जुगाड़ से हो जाता है, ये सब निगेटिव सोच है। बहुत कम्पिटिटिव लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे ना, तो ये निगेटिव नकारात्मक अवधारणा है, उससे बचना है। हमें पॉजिटिव बने रहना अंततः। तो सब अब दोस्तों देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या ना करें, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी गलतियां जिसे हम करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या हमको नहीं करना है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या ना करें, क्या ना करें, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो फेसबुक, व्हाट्सएप इस दौरान बिल्कुल चलाना बंद कर दें। ये फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चलाना है, ध्यान रखना है। ये आपका समय बहुत कीमती है, तो इसलिए फेसबुक और व्हाट्सएप से दूरी बना लें। ये काम फेसबुक व्हाट्सएप ना चलाएं, ये आपको नहीं करना है। फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाना है। नई या कोई बड़ी बड़ी बुक्स ना खरीदें। बड़ी बड़ी अंतिम समय में आप नई बुक्स लाओगे या कुछ लाओगे तो जो आपका पहले का अध्ययन किया हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो आपने पहले अध्ययन किया है उसी पर फोकस रखें। नई किताबें, नई बुक्स ना खरीदें, नई किताबें एवं नई बुक्स ना खरीदें।
हतोत्साहित करने वालों की बातों पर ध्यान न दें। हतोत्साहित करने वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बहुत से तुम्हारे आसपास और ऐसे माहौल मिल जाता है कि लोग आपको हतोत्साहित करेंगे। आप चाहे जितना पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, आप तो बहुत ढेर सारे आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग होंगे। उन पर आपको ध्यान देना ही नहीं। कोई कौन क्या कह रहा है, किसी की बातों पर नहीं ध्यान रखना। बिना पढ़े प्रश्न को, पेपर हाल में बहुत से बच्चों ने पहले धारणा बना लेते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता है, तो मैथ छोड़ देते हैं। और बहुत से यह धारणा बना लेते हैं कि मुझे जो है वो नहीं आते हैं, इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश का पूरा सेक्शन ही स्किप कर। ऐसा मत करें। देख लें, हो सकता है एक दो क्वेश्चन, 2-4 मैथ के भी आ जाएं, 2-4 इंग्लिश के भी आ जाएं, तो किसी भी प्रश्न को पहले पढ़ें, फिर उसको स्किप करें। तो बिना पढ़े प्रश्न को नहीं छोड़ना है। तैयारी की ढींगे नहीं हाँकना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। बहुत से लोग पेपर देने से पहले मैं तो 140 नंबर ले आऊँगा, मैं 200 ले आऊँगा, मेरा हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास कंप्लीट है, ग्रामर कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है। ऐसे करके ऐसी किसी भी प्रकार की डींगे नहीं मारना है, उससे हमें बचना चाहिए। अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करना है। और सिलेक्शन नकल या जुगाड़ से होता है, ऐसा कतई मत सोचें। दोस्तों, मैं चयनित हूँ और मुझे पता है सिलेक्शन नकल से नहीं होता, ना जुगाड़ से होता है। हमारे स्कूल में कई गेस्ट टीचर पूछ देते हैं कि सर जी कुछ जुगाड़ बताइए, तो जुगाड़ से कुछ नहीं होने वाला। न तो इसमें जुगाड़ होता है, न कोई नकल होती है। होता उसी का है जो मेहनत करता है, जो अपने कर्तव्य पथ पर सही तरीके से चलता है। तो दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखें। और 18 सितंबर का जो पेपर है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो, बहुत ही अच्छा हो, और आपका सिलेक्शन हो, और आप सफलता की मंजिल को प्राप्त करें। और ज़रूर प्राप्त करेंगे यदि इन बातों को ध्यान रखेंगे। आपने मेहनत किया होगा, पूरे साल तैयारी किया होगा, तो ज़रूर आप सफल होंगे। हम यही कामना करते हैं कि आप ज़रूर सफल हों। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि कर्तव्य पथ पर चलने का मज़ा कुछ और है, संघर्ष में जीवन जीने का मज़ा कुछ और है। यूँ तो शांत जल में सभी तैर लेते हैं, तूफानी जल में तैरने का मज़ा कुछ और है। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, आंधियों के सामने ताकत ना सही हौसला होगा ज़रूर। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, आंधियों के सामने ताकत ना सही हौसला होगा ज़रूर। गर इस तरह नदी बहती रही तो देखना एक दिन तय समंदर तक फासला होगा ज़रूर, तय समंदर तक फासला होगा ज़रूर। दोस्तों, अनोद अकेडमी के वीडियो ज़रूर देखें और अनोद अकेडमी से जुड़ने का प्रयास करें। आपको अनोद अकेडमी में किसी प्रकार का गुमराह नहीं किया जाएगा। कि सही मार्गदर्शन में आपको सही तरीके से आपको वीडियोज मिलेंगे और प्रामाणिक वीडियो मिलेंगे। तो अनोद अकेडमी चैनल से ज़रूर जुड़ें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लिए होंगे और अगली बार आप लोग चयनित होकर, सिलेक्शन होकर के ज़रूर मिलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।